आदाब। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन व हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। मैं हूं शमीम उस्मानी। दोस्तों, परवीन शाकिर ने कहा था, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। यकीनन आज के बच्चे हमारे और आपके जहनों से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। एक अपना बचपन याद कीजिए कि हम किस कदर सीधे साधे थे, किस कदर ओबीडेंट थे, लेकिन आज के बच्चे बहुत एडवांस हैं, जहनी तौर पर भी और अपनी सोच के हिसाब से भी। अब उन बच्चों को टैकल करना ज़रा दुश्वार है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है बीच में, और जाहिर है कि जब इतना लंबा वक्फा होता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, जो सबसे अहम है। हमें सोच बदलना है, बच्चों को तरबियत देकर हमें उन्हें एक अच्छा शहरी बनाने की सोच उनके जहन में डालनी है, क्योंकि वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, अजीम सरमाया हैं। अगर वो अच्छे होंगे, उनकी तरबियत और तालीम अच्छी होगी, तो यकीनन कल एक अच्छा और खूबसूरत हिंदुस्तान वजूद में आएगा। आइए फिलहाल तो बाखबर होते हैं खबरों से और सुनते हैं खबरों की सुर्खियां सबिहा फजल से। शुक्रिया साहब आपका, और तमाम सुनने वालों को सबिहा का प्यारा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बातें होंगी आपसे, लेकिन चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 4,24,433 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,80,596 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। दिल्ली में शिफायाबी की शरह इस वक्त 72%। तिरुवनंतपुरम में एक हफ्ते के लिए ट्रिपल लॉकडाउन नाफिज किया गया। केरल सेक्रेटरीट भी रहेगा बंद। चीन ने भूटान में साक्तेंग की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर पेश किया है अपना दावा। भूटान ने कहा सेंचुरी उसका अटूट हिस्सा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की कायमा कमेटी की आज होने वाली मीटिंग मुअत्तल। 45 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी के ज्यादातर अरकान ने वजीर आजम ओली का तलब किया है इस्तीफा। चीन के दाखिली मंगोलिया इलाके में ब्योनिक प्लेग का मुश्तबा मामला सामने आने के बाद हुक्काम ने जारी किया हाई अलर्ट, और लीबिया में नेशनल एकॉर्ड हुकूमत के फौजियों ने अल-वातिया हवाई अड्डे पर दोबारा किया कब्जा। तो ये थी अब तक की अहम सुर्खियां। अब बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, खबरें ज़रूरी होती हैं और सुननी और देखनी भी चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो ज़हन व दिल पर असरअंदाज होने लगे, क्योंकि हर एक की सोचने समझने की सलाहियत अलग है, हर एक का हौसला और हिम्मत अलग है। तो कई बार ये देखने में आता है कि बहुत से लोग जो होते हैं पैनिक हो जाते हैं, फ़िक्रमंद हो जाते हैं दुनिया के हालात देख के। देखिए, ये दुनिया है और ये हमेशा से इसी तरह से चलती आ रही है। कहीं कोई बीमारी है, कहीं दंगा फसाद है, कहीं तशद्दुद है, कहीं अमन है, भाईचारा है, दोस्ती है। इसके दो पहलू हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि बुराई है, तो वहीं बहुत सारी ऐसी मिसालें होती हैं जहां अच्छाइयां हैं जो हमारा दिल खुश करती हैं। इसलिए न्यूज़ ज़रूर देखिए, अपने आप को अप टू डेट रखिए, लेकिन उनको अपने जहन व दिल पर हावी ना होने दीजिए। बिंदास रहिए, कहने का मतलब है। चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं सामने, लेकिन चैलेंजेस के सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए। अब जहाँ तक बात है लोगों की, तो हम सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। सबकी जिम्मेदारियों की नौइयत भी अलग अलग होती है। अब ये प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं, इतना ध्यान से कान लगाकर, ये भी एक जिम्मेदारी है, और हम जो बोल रहे हैं या जो हम यहाँ से पेश करते हैं, वो हमारी भी जिम्मेदारी होती है। हर एक का अपना अपना काम है, हर कोई अपने काम कर रहा है, लेकिन कुछ काम जो होते हैं वो इंतहाई चैलेंजिंग होते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे और भी पेशे हैं इस तरह के। फ़िलहाल यहाँ चूँकि अभी डॉक्टर से बात कराने वाले हैं आपकी, तो इसीलिए मैंने उनका जिक्र किया कि उनका जो पेशा है वो भी इंतहाई अहम है। बहुत सारे चैलेंजेस लिए हुए हैं, किन हालात में किस तरह से वो लोग काम करते हैं डॉक्टर्स,
किस तरह से अपने जहन को कंट्रोल रखते होंगे, प्रेशर उन पर भी होता होगा, जहन उनका भी तमाम असरात कबूल करता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ते, डटे रहते हैं। कुछ इसी नौइयत की बातें मज़ीद, चूँकि जो जिसका काम है उस काम की क्या नौइयत है या उस काम को करने के दौरान किस किस तरह की परेशानियाँ, चैलेंजेस होते हैं, वो वही समझ सकता है। हम तो अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन सही सही सूरत हाल डॉक्टर साहिबा ही आपको बताएंगी। तो चलिए सुनते हैं उनकी बातें। हाय, मैं डॉक्टर निमी रस्तोगी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ और दिल्ली सरकार के साथ कोरोना के रोकथाम में सहायक हूँ। आज मुझे आपसे ये बात करनी है कि कोरोना के बारे में कुछ ऐसे मिथ्स हैं, कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हैं जिसकी वजह से लोग डॉक्टरों की ही अगेंस्ट हो रहे हैं। देखिए, एज अ डॉक्टर जब हम बाहर जाते हैं तो हम लोग एक्सपोज होते हैं। हम लोग भी आम इंसानों की तरह हैं। जब हम मरीज़ों के संपर्क में आते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि वो जर्म्स या वो कीटाणु वो हमारे अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये कहना कि डॉक्टरों की वजह से ये बीमारी आगे फैलेगी, ये गलत होगा, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। और अगर कहीं हम इन्फेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम इतने ज़िम्मेदार होते हैं कि आगे इसको अपने ज़रिए औरों से फैलने से बचाया जा सके। चलिए मैं आपको एक आम डॉक्टर की दिनचर्या बताती हूँ, जो कि कोरोना वॉरियर है, जो फ्रंटलाइन वर्कर है। उसके लिए इस कदर मुश्किलात है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस देखिए, अगर मुझे सुबह 8 बजे ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है तो मुझे 5, साढ़े 5, 6 बजे उठकर अपनी तैयारी करनी होगी। और हमारी जो प्रोटोकॉल है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप जब अस्पताल जा रही हैं तो आपके पास ना कोई घड़ी, ना चेन, ना बेल्ट, ना किसी तरह के एक्सपेंसिव शूज़ या फिर किसी तरह का पर्स, कोई चाबी, कुछ नहीं होना चाहिए। आपका फ़ोन भी एक पॉली बैग में या एक जिपलॉक बैग में होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन में कीटाणु हो सकते हैं। जब आप वहाँ जाते हैं और अपना वो पर्सनल प्रोटेक्शन गियर पहनते हैं, उसका भी एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। उसको पहनने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और आपको 2-3 सहायकों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं, पेशेंट के संपर्क में आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब पेशेंट के कीटाणु आपके अंदर आ सकते हैं, तो हमेशा एक ख़तरा बना रहता है। हालांकि अगर PPE अच्छी तरह से यूज़ किया जाए तो वो ख़तरा कम होता है, लेकिन बीच बीच में आप जैसे समझ लीजिए 8 घंटे तक कुछ खा नहीं सकते, बिकॉज़ अगर PPE उतारेंगे तो ही खा सकते हैं, उसके साथ तो खा नहीं सकते। तो कई बार तो डॉक्टर्स को वॉशरूम विजिट्स भी अलाउड नहीं होते हैं और कहा जाता है कि आप डायपर्स पहनिए। इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन भी होती है कि 6 से 8 घंटे तक आप वॉशरूम नहीं जा सकते, आप फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, आप खा नहीं सकते। और अगर आप सपोज़ इतनी हार्ड ड्यूटी में नहीं भी हैं और आप हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर में हैं, वहाँ पर भी हर सरफेस पे कीटाणु होने का अंदेशा है, तो आपको बहुत सारी बार हाथ धोना पड़ता है, सैनिटाइज़ करना होता है। और आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपकी किसी कांटेक्ट, आपके किसी कपड़े पर या किसी भी चीज़ पर, पर्स पे, आपके ज़रिए आप कीटाणु आप अपने परिवार में तो नहीं ले जा रहे हैं। तो जब आप घर पहुंचते हैं तो घर के बाहर आप पहली बात तो गाड़ी आपको रोज़ सैनिटाइज़ करनी होती है। अगर आप कार से जा रहे हैं, आपको घर पहुंचते ही चप्पल अपनी बाहर उतारनी है, अपने कपड़ों को चेंज करना है। उन कपड़ों को आप दोबारा नहीं पहन सकते, उसको आप मशीन में गर्म पानी से आपको धोना पड़ेगा। और जाते ही एक हॉट बाथ आपको लेना पड़ेगा ताकि आपके शरीर में अगर कोई कीटाणु हैं तो वो धुल सकें। आप जाते ही अपने बच्चों को गले नहीं लगा सकते, अपने माँ बाप से नहीं मिल सकते, क्योंकि आपको पहले एश्योर करना है कि आप पूरी तरह से डिसइंफेक्टेड हैं। उस पूरे प्रोसीजर में 1-1.5 घंटा लग सकता है। अब देखिए, इतनी हार्ड ड्यूटी, इतनी सारी एहतियातें, और इसके साथ आपका वक्त, आपका वो जज्बा, कमिटमेंट कि आप अपनी जान की परवाह किए बिना मरीज़ों की देखभाल कर रहे हैं। तो इतने नोबल प्रोफेशन पर भी अगर लोग आपसे दुश्मनी रखते हैं या कहते हैं या बदतमीज़ी करते हैं कि आप इस सोसाइटी से निकल जाइए या हम आपको किराए पे मकान नहीं देंगे, या फिर उनके प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट।
इनफैक्ट सरकारों ने इसको समझा है, सरकारों ने समझा है, और इसीलिए डॉक्टर्स के लिए होटल्स का, लॉजेस का, गेस्ट हाउसेस का इंतज़ाम किया है, ताकि कम से कम उनकी इतनी परेशानी तो बच सके कि उन्हें अपने साथ साथ दूसरों तक इन्फेक्शन फैलाने का डर ना रहे। लेकिन फिर भी ये एक ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है। मैं समझ सकती हूँ कि कोरोना की एंग्जाइटी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि सब लोग सभी को शक की निगाहों से देखते हैं, और ख़ास तौर पे अस्पताल में काम करने वाले वर्कर्स को, चाहे वो डॉक्टर हो, पैरामेडिक हो, टेक्नीशियन हो, सब लोग शक की निगाह से देखते हैं। कुछ हद तक वो ठीक भी है, लेकिन उनके प्रति दुर्भावना रखना या उनको सहयोग ना करना या उनको बुरा भला कहना, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव वेरी लिमिटेड डॉक्टर्स इन इंडिया। पूरे भारतवर्ष में 11.5 लाख डॉक्टर्स हैं, उसमें भी इंटेंसिव केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स बहुत कम हैं। तो मेरे ख्याल से आप सबको डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। थोड़ी पेशेंस रखिए, ये समय भी निकल जाएगा। इस एपिडेमिक को हम और आप मिलकर मैनेज कर सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा इलाका है अमरोहा। यकीनन बहुत से लोग अमरोहा के नाम से वाकिफ हैं, और जाहिर है क्यों ना वाकिफ हों। वो अदबी मरदुमखेज़ आबादी है वो, जहाँ मुसाफिर से लेकर मौजूदा दौर तक हर दौर में अदीब और शायर पैदा होते रहे हैं। अगर ये सिलसिला मुसाफिर से शुरू किया जाए, होते होते नजमी अमरोवी, रईस अमरोवी, जॉन एलिया, ज़ुबैर रिजवी और फिर शफात फ़हीम साहब, उसके बाद मौजूदा नस्ल की अगर बात की जाए तो जनाब नासिर अमरोवी साहब, जनाब शेबान कादरी साहब। ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि ये सिलसिला यूं ही जारी व सारी है, और ये शायरी का वस्फ सीना ब सीना लोगों में मुंतकिल हो रहा है। ये फ़न ऐसे नहीं आया। जाहिर है कि इसको सीखने के लिए अल्फाज से खेलना पड़ता है। अल्फाज की जादूगर को ही असल में शायर कहा जाता है। फिलहाल हमारे साथ, यानी कि अगर हम अपनी बात करें आज के प्रोग्राम की, हमारे साथ मौजूद हैं अमरोहा से जनाब शेबान कादरी। पेश खिदमत है कलामी शायर। मुलाजा फरमाए। आसमानों की बुलंदी से उतर आया हूँ, आसमानों की बुलंदी से उतर आया हूँ, ऐ ज़मीं मुझको सहारा दे मैं घर आया हूँ। आसमानों की बुलंदी से उतर आया हूँ, ऐ ज़मीं मुझको सहारा दे मैं घर आया हूँ। मुद्दतों बाद पुकारा मेरी वहशत ने मुझे, मुद्दतों बाद पुकारा मेरी वहशत ने मुझे, मुद्दतों बाद मैं सहरा में नज़र आया हूँ। मुद्दतों बाद पुकारा मेरी वहशत ने मुझे, मुद्दतों बाद मैं सहरा में नज़र आया हूँ। देख राहों में मेरी खार बिछाने वाले, देख राहों में मेरी खार बिछाने वाले, मैं उधर छोड़ के गुलजार इधर आया हूँ, मैं उधर छोड़ के गुलजार इधर आया हूँ। संग हाथों में लिए बैठे हैं अहबाब यहाँ, संग हाथों में लिए बैठे हैं अहबाब यहाँ, और मैं शानों पे सजाए हुए सर आया हूँ, और मैं शानों पे सजाए हुए सर आया हूँ। चश्मे हैरत से जिसे देखा करेगी दुनिया, चश्मे हैरत से जिसे देखा करेगी दुनिया, रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भराया हूँ, रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भराया हूँ। और ख़ुद को चाहूँ भी तो अब देख नहीं पाऊँगा, ख़ुद को चाहूँ भी तो अब देख नहीं पाऊँगा। अपनी आँखें तेरी दहलीज़ पे धराया हूँ, अपनी आँखें तेरी दहलीज़ पे धराया हूँ। ख़ुद को चाहूँ भी तो अब देख नहीं पाऊँगा, अपनी आँखें तेरी दहलीज़ पे धराया हूँ। और इस कदर गहरा धुंधल का था हुनर रस्तों में, इस कदर गहरा धुंधल का था हुनर रस्तों में, बड़ी मुश्किल से ज़माने को नज़र आया हूँ, बड़ी मुश्किल से ज़माने को नज़र आया हूँ। चमने शायरी छाई थी ख़ज़ाएँ जिस पर, लेके शैबान वहाँ मैं गुले तर आया हूँ, लेके शैबान वहाँ मैं गुले तर आया हूँ।
दिल में क्यों आपको मेहमान ना रखा जाए, दिल में क्यों आपको मेहमान ना रखा जाए, घर में क्या कीमती सामान ना रखा जाए। दिल में क्यों आपको मेहमान ना रखा जाए, घर में क्या कीमती सामान ना रखा जाए। वो देखने वाले भी पड़ जाएं परेशानी में, देखने वाले भी पड़ जाएं परेशानी में, ख़ुद को इतना भी परेशान ना रखा जाए। देखने वाले भी पड़ जाएं परेशानी में, ख़ुद को इतना भी परेशान ना रखा जाए। ख़ुद को इतना भी परेशान ना रखा जाए। और कीजिए आरास्ता महराबे नज़र में इसको, कीजिए आरास्ता महराबे नज़र में इसको, सिर्फ़ ताक़ों में ही कुरान ना रखा जाए। कीजिए आरास्ता महराबे नज़र में इसको, सिर्फ़ ताक़ों में ही कुरान ना रखा जाए। और शेर दिल चीरने वाले नहीं होते जब तक, शेर दिल चीरने वाले नहीं होते जब तक, सामने मीर का दीवान ना रखा जाए। शेर दिल चीरने वाले नहीं होते जब तक, सामने मीर का दीवान ना रखा जाए। और ओढ़ लेता है वो पत्थर का लबादा शैबान, ओढ़ लेता है वो पत्थर का लबादा शैबान, किसी शीशे का अगर ध्यान ना रखा जाए, किसी शीशे का अगर ध्यान ना रखा जाए। ओढ़ लेता है वो पत्थर का लबादा शैबान, किसी शीशे का अगर ध्यान ना रखा जाए। दोस्तों, कहते हैं कि जैसे हम इब्तिदा में बात भी कर रहे थे कि बच्चों की तरबियत और नशोनुमा अगर सही तौर पर हो जाए तो यकीनन एक मुस्तहकम, मजबूत और खुद कफील मुल्क वजूद में आता है। हमारे यहाँ बच्चों की तरबियत की निहायत कदीम रिवायत है। उनको सिखाया जाता है कैसे वो मजहबी हम आहंगी का सहारा लें, कैसे वो भाईचारे के काम को फ़रोग दें, कैसे वो एक दूसरे के दुख दर्द का ख्याल रखें। उनकी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। लेकिन बहुत सी दुश्वारियाँ हैं और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं बच्चों को टैकल करने में। बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं नई रोशनी पब्लिक स्कूल के चेयरपर्सन जनाब फायज सलीम सिद्दीकी, और आपको बता रहे हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर किस तरह तवज्जो दी जाए, किस तरह उनकी तरबियत की जाए ताकि वो एक अच्छे शहरी और एक अच्छे हिंदुस्तानी बन सकें, अपना नाम रोशन कर सकें, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकें और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं फायज सलीम सिद्दीकी फैज़ी, चेयरपर्सन नई रोशनी पब्लिक स्कूल, आपकी खिदमत में आदाब व नियाज़ पेश करता हूँ। मुझे हुक्म हुआ है कि आज बच्चों की तालीम और तरबियत से मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि बच्चे किसी भी मुल्क को कौम का बेहतरीन सरमाया होते हैं, क्योंकि आने वाला कल और मुस्तक़बिल उन्हीं को देखना होता है, उन्हीं को संभालना होता है और उसकी पूरी जिम्मेदारियां उन्हीं को उठानी होती हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को जितने बेहतरीन तरीके से अपनी पूरी तवज्जोहात और अपनी पूरी दयानतदारी, अखलाक और मेहनत, लगन और समझदारी से वक्त दें, उनकी तालीम और तरबियत पर ध्यान दें, वो उतना ही हमारे मुल्क व कौम और मिल्लत के लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद होगा। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तालीम और तरबियत के पेश नज़र बच्चों की हेल्थ यानी बच्चों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हर एतबार से, सफाई सुथराई के एतबार से, उनके सोने जागने के एतबार से, उनके खान पान, उनके ग़िज़ा और उनका लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन, उनकी आदत अतवार
उन तमाम चीज़ों को हम इस तरह से मेंटेन करके चलें कि हमारे बच्चे बेहतरीन सेहत वाले और मजबूत जिस्म वाले हों, क्योंकि जितनी अच्छी सेहत होगी उतना ही बच्चे अच्छी तरह से अपनी अमली ज़िंदगी में अपनी कारकर्दगी और अपनी सलाहियतें बरूए कार ला सकते हैं, अपने तालीम और तरबियत के तमाम उमूर को बेहतरीन तरीके से वो अंजाम दे सकते हैं। इसमें हमें कुछ चीज़ों का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे शुरू में जब पैदा होते हैं तो वो फितरत पर पैदा होते हैं। आम तौर से उनकी आदत शुरू से यही होती है कि सवेरे सोना सवेरा जागना। ये तो हम अपने माहौल के मुताबिक उनकी आदतें ख़राब कर देते हैं कि देर से सोना या देर से उठना या वक्त बे वक्त सोना और वक्त बे वक्त उठना। हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनकी इस आदत को फितरत के मुताबिक रखें, और ये भी फितरत के तकाज़े हैं कि बच्चों को सादा, उम्दा और कुदरती ग़िज़ाएँ खिलाई जाएँ, उनको बेहतरीन ग़िज़ाएँ कुदरती तौर पर ही फराहम की जाएँ, ताकि उनको जिस्मानी नशोनुमा में वो तमाम ग़िज़ाएँ बेहतरीन तरीके से मददगार हों और उनके जिस्मानी क़ुव्वत के लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद हों। एहतियात में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इस ज़माने में, हालांकि देखिए सब चीज़ें बेहतरीन तरीके से फराहम हैं, घरों में बाज़ारों में बहुत सारी चीज़ें दस्तयाब हैं, उनकी खूब फरावानी है। इसी के साथ साथ हेल्थ के बाद मैं समझता हूँ कि बच्चों में कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस होने का पहलू उजागर करना चाहिए कि बच्चे हमारे कॉन्फिडेंट हों, सेल्फ रिलायंट हों। ये ऐसा नुस्खा कीमिया है कि जिससे बच्चों के अंदर हिम्मत और हौसला तो पैदा होता ही है, खुद से काम करने की और अपने ऊपर भरोसा करने की उनके अंदर आदत पैदा होती है। बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि उन्हें मज़हब और धर्म की तालीम प्रॉपर दी जाए। बच्चों को शुरू से छोटे मोटे काम करने की आदत डाली जाए। ये शुरुआत सबसे पहले तो माँ की तरफ से या वालिद की तरफ से हो सकती है और घर के दूसरे अफराद की तरफ से हो सकती है। इसी दौर के अंदर यही बचपना बच्चों का जो है, इसमें हमें चाहिए कि हम बच्चों के अंदर कैरेक्टरफुलनेस की खूबियों को भी उजागर करें और उनके अंदर अपनी अखलाकी कहानियाँ सुनाकर, छोटी छोटी बातें बताकर अच्छी बातों की तरफ उनका जहन और दिलो दिमाग को मायल करें और बुरे कामों से, बुरी बातों से, बुरी आदतों से उनके अंदर नफरत और बुरी बातों से बुराई उनकी तरफ उनके जहन में बिठाएं, ताकि वो उनसे बचने की आदत बचपन से ही अपने अंदर पैदा कर लें। तालीम के लिए जहाँ ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, वहाँ उनको समाज का बेहतरीन वर्कर या बेहतरीन इंसान या अपने मुल्क, अपने शहर का बेहतरीन शहरी बनाने में एक चीज़ बहुत अहम और बहुत ख़ास है, वो है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चों में सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और इंसान को समाज के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी होती है। उस इंसान को जो वो पढ़ लिख कर काबिल जब बनता है, चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील, जज या कारोबारी, बिजनेसमैन या कोई ऑफिसर, तो अगर उसके अंदर समाजी जज्बात, समाज को, इंसानों को लेकर हमदर्दियाँ, भाईचारे
की खूबियाँ इखलास, दयानतदारी, झूठ से बचना, धोखा न देना, किसी को टीस न करना, इरिटेट न करना, किसी को दुख न देना बल्कि लोगों के साथ हमदर्दी करना, काम आना, इस तरह की खूबियाँ और इंसानी हमदर्दी वाली बातें उसके अंदर हमें अब इसी बचपन से डालनी होती हैं। उन्हें इन बातों का एहसास दिलाना होता है कि ये भी समाज के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कामयाब इंसान बनने के लिए मैं समझता हूँ कि मेरे 30-35 साल के इस इल्मी खिदमत के तजर्बे में ये 4-5 चीज़ें बहुत अहम और बहुत ख़ास हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं बच्चों के लिए, जैसे हेल्थ, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट होना, कैरेक्टरफुल होना, पंक्चुअल और रेगुलर होना और सोशियो इमोशनल होना। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी बच्चे में तालीम के साथ साथ ये खूबियाँ भी हों तो वो समाज का, अपने मुल्क का बेहतरीन इंसान बन सकता है। और मुझे उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआएं हैं कि मेरे मुल्क के हर बच्चे के अंदर ये खूबियाँ पैदा हों। शुक्रिया। अब दोस्तों, जिक्र उस बात का जिसका इंतज़ार करते हैं हमारे कुछ सामीन, यानी सामीन की बात का। लेकिन सामीन की बात बता दें कि आज हमारे साथ हमारे एक सामीन मान सिंह सीलान जी मौजूद हैं, जिन्होंने खूबसूरत गज़ल आप तमाम सामीन और हाज़रीन की भेजी है। देखें और समाअत फरमाएं किस कदर खूबसूरत अंदाज में आपने ये गज़ल पेश की है। झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी सी नजर। अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है,
पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। तो चलिए, सफर आज का यही तमाम हुआ। वक्त अब कह रहा है कि आपसे इजाजत ली जाए, लेकिन इजाजत लेने से पहले थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर। हालांकि धीरे धीरे देखिए तमाम मराहिल आसान होते जा रहे हैं, एक नई सुबह हमारे इंतजार में है, लेकिन अभी थोड़े से एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात कीजिए, घरों में रहिए, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलिए और हाथों को बार बार धोते रहिए, और फिर अपनों के साथ रहिए, अपनों के पास रहिए, मुस्कुराते रहिए। और फिलहाल मुझे यानी शमीम उस्मानी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात। खुदा हाफिज़।